हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो या दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल कब से कब तक बताया गया है। इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच। ये दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंश शासन करते हैं। ये पांचों वंशों को हम लोग बारी बारी से इनके क्रम में अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग दिल्ली सल्तनत पे जो 4 वंशों ने या कह सकते हैं 4 वंशों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वे 4 वंश कौन होते हैं? गुलाम वंश होते हैं, खिलजी वंश होते हैं, तुगलक वंश होते हैं और सैयद वंश के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। और जितने भी पॉइंट आपको लिखाए गए हैं वे सभी पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप उनको रिवीजन करते रहिए। अगर आपके पास उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, देखिए आप क्या उस पढ़ाए गए हुए जितने भी मटेरियल आपके पास दिए गए हैं उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर आप हम लोग जो कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश या कह सकते हैं जो अंतिम शासक होते हैं, दिल्ली सल्तनत पे जो शासन करने वाला अंतिम वंश होता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वह अंतिम वंश कौन सा होता है? अंतिम वंश होता है लोधी वंश होता है। लोधी वंश एक ऐसा वंश होता है जो दिल्ली सल्तनत पे सबसे आखिरी समय तक शासन करता है। जब लोधी वंश का अंत होता है, कह सकते हैं लोधी वंश के अंत होने के पश्चात मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच भी होता है। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, कह सकते हैं उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। उसके बाद मुगल काल का उत्थान हो जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि जैसे गुलाम काल के प्रारंभ से लेकर लोदी काल के बीच के समय को दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेकर इब्राहिम लोदी के समय तक, या कह सकते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बीच के समय के बीच को हम दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। अब हम लोग ये लोधी वंश पढ़ रहे हैं। लोधी वंश में हम लोग बात करेंगे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का कार्यकाल कितने बताया गया है? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये लोधी वंश का कार्यकाल होता है। और एक लोधी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन बताए गए हैं? इसके संस्थापक होते हैं बहलोल लोधी। कौन होते हैं? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी की मृत्यु के पश्चात अगला शासक कौन बनता है? हम लोग उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो अगला शासक बनते हैं दिल्ली सल्तनत पे, या कह सकते हैं लोधी वंश के जो अगले शासक बनते हैं, दिल्ली की बागडोर को संभालते हैं, वह होते हैं सिकंदर शाह लोधी। अब हम लोग सिकंदर शाह लोधी के बारे में जान लेते हैं। इनके कार्यकाल कब से कब तक बताया गया है? 1479 से लेकर 1517 ईस्वी के बीच आपको ये सिकंदर शाह लोधी के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अब हम लोग देखा जाए तो सिकंदर लोधी से संबंधित काफ़ी जानकारी है, कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु लिख लिए हैं हम लोग कल की क्लास के बाद। जैसे जो कल की क्लास लिखाया गया था उसका जो आखिरी पॉइंट ये होगा। देखिए कल की क्लास में आपको बताया गया था जो सिकंदर शाह लोधी होते हैं 1504 ईस्वी में जो होता है आगरा नगर की स्थापना करते हैं। आगरा नगर की स्थापना करने के बाद जैसे आप किसी भी नगर की स्थापना कर रहे हैं उसके बाद वहाँ पे उन्होंने किले का निर्माण कराती है। उस किले का नाम क्या रखा जाता है? उस किले का नाम रखा जाता है बादलगढ़। कौन सा किला होता है? अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बादलगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था या कहाँ पे अवस्थित है, तो वो होता है सिकंदर शाह शासन काल में निर्माण कराया गया था। कहाँ पे? आगरा में कराया गया था। 1504 ईस्वी में उन्होंने आगरा की स्थापना करते हैं। उसके बाद काफ़ी दिन पश्चात कह सकते हैं 2 वर्ष पश्चात उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाते हैं। कह सकते हैं 1506 ईस्वी में उन्होंने अपने आगरा को राजधानी करते हैं। दिल्ली से फिर उसके बाद उन्होंने राजधानी कहाँ परिवर्तन करते हैं? दिल्ली से रात को उन्होंने राजधानी परिवर्तन करते हैं, आगरा रखते हैं। कब रखते हैं? 1506 ईस्वी में उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी करते हैं। अब इसी के साथ-साथ उनके शासनकाल में ये कह सकते हैं जो सिकंदर शाह लोधी थे, एक जो शिक्षित एवं विद्वान शासक होते थे। शिक्षित होने के साथ-साथ वो चाहते थे कि हमारे साम्राज्य में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो उच्च पदों पे अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो एक शिक्षित हों। शिक्षित होने के साथ-साथ जब शिक्षित रहेंगे तो जब भी कोई नियम या कानून वो पारित करेंगे तो एक तर्कपूर्ण रहेगा, ताकि जो उनकी जनता है वे किसी भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे इस्लाम धर्म से हो, वे दोनों में किसी में मतभेद ना हो सके। इसी वजह से वे अपने प्रशासनिक विभाग में सभी को शिक्षित शासकों को नियुक्त करना चाहते थे या पदाधिकारियों को नियुक्त करना चाहते थे। इसी के साथ-साथ वे इस्लाम धर्म के कहीं-कहीं दिखता है कि वे इस्लाम धर्म के विरोधी भी होते हैं और कहीं-कहीं दिखता है कि जो सिकंदर शाह लोधी होते हैं वे इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, कह सकते हैं कट्टर होते हैं। जैसे इन्होंने इस्लाम धर्म में या कह सकते हैं जो सिकंदर शाह लोधी होते हैं या जो लोधी वंश होता है ये अफ़गान से संबंध होता है, कह सकते हैं अफ़गान लोगों से इनका संबंध होने के साथ-साथ ये अफ़गान होने के साथ-साथ ही इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। इस्लाम धर्म में एक परंपरा है कि अगर आप इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तो आपको दाढ़ी रखने की परंपरा होती है। लेकिन जो सिकंदर शाह लोधी होता है वह अपने शासनकाल में दाढ़ी कह सकते हैं वह अपने साम्राज्य में या जब वह शासक बनता है तो दाढ़ी रखने की प्रथा को समाप्त कर देता है। ये कह सकते हैं
कि वह दाढ़ी नहीं रखते थे। जो सिकंदर शाह लोधी होते थे, वह दाढ़ी नहीं रखते थे। इस वजह से देखा जाता था वे कहीं न कहीं इस्लाम धर्म के विरोधी होते हैं। इसी के साथ-साथ आपको बताया गया था वे शिक्षित और विद्वान शासक होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षित और विद्वान शासक भी होते हैं। शिक्षित व विद्वान शासक। इसी के साथ जब वे शिक्षित और विद्वान शासक होते हैं, जो अफ़गान सरदार होते हैं या जो अफ़गान के बच्चे होते हैं, अफ़गानों के बच्चों को ये चाहते थे कि शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करेंगे ताकि एक सभ्य आदमी, ये कह सकते हैं सभ्य नागरिक बनने के योग्य हो जाएँगे। उन्होंने अपने शासनकाल में, जो सिकंदर शाह लोधी होते हैं, अपने शासनकाल में हर 6 महीने पे अपने कह सकते हैं अपने साम्राज्य में या दिल्ली सल्तनत में एक योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार कराते थे। क्या कराते थे? 6 माह के अंतराल पे 6 माह के अंतराल पे योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार करवाते थे। योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार करवाते थे। सूची तैयार करवाते थे। जो योग्य व्यक्ति होते थे, इनके शासनकाल में जब सूची तैयार होती थी, सूची तैयार होने के पश्चात उन्हें सम्मानित, जो अपने शासनकाल में सूची तैयार करते थे, योग्य व्यक्तियों की सूची करते थे, उन्हें अपनी योग्यता, ये कह सकते हैं जो व्यक्ति सेलेक्ट होते थे या जो उनमें चुने जाते थे सूची में, उन्हें सम्मान के तौर पे वे जागीर देते थे। जागीर व जागीर देते थे व आर्थिक सहायता करते थे। क्या करते थे? जागीर व आर्थिक सहायता इनको देते थे। आर्थिक सहायता करते थे। आर्थिक सहायता क्यों करते थे? आर्थिक सहायता इस वजह से करते थे कि जैसे जो निर्धन होंगे, अगर वो योग्य होंगे, आगे चल के अगर उनको संसाधन की प्राप्ति होती रहेगी, तो वो अपने साम्राज्य में, कह सकते हैं दिल्ली के विस्तार में कई काफ़ी योगदान दे सकते हैं। इसी वजह से जो सिकंदर शाह लोधी होते हैं, चाहते थे कि वे साम्राज्य में एक योग्य योग्य व्यक्तियों का समूह बना रहे, जिससे दिल्ली का विस्तार होता रहे। देखिए, उसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सिकंदर शाह लोधी जो होते हैं, अपने शासनकाल में मस्जिदों का निर्माण करवाते हैं। मस्जिद का निर्माण करने के पश्चात ऐसा लगता है कि वो इस्लाम धर्म के कहीं न कहीं समर्थक होते हैं। बात की जाए तो इस्लाम धर्म के कहीं न कहीं उनकी कट्टरता दिखती है। कट्टरता कहाँ दिखती है? कट्टरता वहाँ दिखती है जब वे अपने शासनकाल में, कह सकते हैं, जो इस्लाम परंपरा है, उसमें दाढ़ी रखने की परंपरा है, उस परंपरा को तोड़ते हुए वे दाढ़ी नहीं रखते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पे वे इस्लाम के कट्टरता करते हैं। लेकिन वे अपने शासनकाल में कई मस्जिदों का निर्माण करवाते हैं। क्या करते हैं? मस्जिदों का निर्माण करवाते हैं। मस्जिदों का निर्माण निर्माण करवाते हैं। इन मस्जिदों में केवल धर्मगुरु ही नहीं रखे जाते थे। इन मस्जिदों में धर्मगुरु के अलावा जैसे कोई भी शिक्षक होते थे, इन शिक्षकों को भी नियुक्त किया जाता है। उसके साथ ही साथ उसमें एक मेहतर की भी व्यवस्था की गई थी। जो मेहतर होता था, वह कह सकते हैं कि साफ-सफाई की व्यवस्था, या कह सकते हैं जो मस्जिद होगा, उसको साफ-सफाई की व्यवस्था करेगा। जो शिक्षक होगा, उस शिक्षक में जो अफ़गान के बच्चे होंगे या जो अन्य बच्चे होंगे, उनको शिक्षा दी जाएगी ताकि वे अच्छी तालीम से अपने साम्राज्य में रह सकें। क्या करते हैं? मस्जिद में क्या करते हैं? एक धर्म, कह सकते हैं धर्म गुरुओं की नियुक्ति होती है। धर्म गुरुओं के साथ-साथ धर्मगुरु के साथ-साथ क्या होता है? एक शिक्षक की व्यवस्था होती है। एक शिक्षक व एक नेता की मेहता की व्यवस्था थी। ये कहाँ होती है? मस्जिदों में होती है। मस्जिद में क्या होती है? एक धर्मगुरु होता है जो धार्मिक के ज्ञानों का, ये कह सकते हैं धार्मिक के विचारों पे, या कह सकते हैं धार्मिक के ज्ञान देता है, ताकि लोगों में जो ईश्वर के प्रति या अल्लाह के प्रति भावनाएँ हों, वह उनसे कनेक्ट हो सके या जुड़ सकें। उसी के साथ-साथ वे मस्जिद में एक अध्यापक, या कह सकते हैं जो गुरुकुल, जैसे आप कह सकते हैं हिंदू धर्म में गुरुकुल में एक शिष्य गुरु होते थे, उसी तरह इस्लाम में जो मस्जिद होती है, मस्जिद के अंदर भी एक शिक्षक नियुक्त करते हैं, ताकि जो उनके बच्चे हो सकते हैं या जो अफ़गान बच्चे होते हैं या जो अन्य बच्चे होते हैं, उन्हें आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ-साथ उसमें एक मेहतर होता था। मेहतर का कार्य होता है कि वो मस्जिद की साफ-सफाई के लिए रखा जाता है, ताकि बच्चे, या कह सकते हैं जो वहाँ के लोग हैं, कम से कम बीमार हो सके। बस इस तरह था। इसी के साथ-साथ उन्होंने अपने शासनकाल में, जहाँ की सिकंदर शाह लोधी था, सिकंदर शाह लोधी खुद शिक्षित होने के साथ-साथ उन्होंने संस्कृत के कई ग्रंथों को फ़ारसी में अनुवाद करा था। क्या करता है? संस्कृत संस्कृत के कई ग्रंथ संस्कृत के कई ग्रंथ को फ़ारसी में अनुवाद करवाता है। फ़ारसी में अनुवाद करवाते हैं।
ये किसके शासनकाल में है? सिकंदर शाह के शासनकाल में उन्होंने आप कह सकते हैं जो सिकंदर शाह थे वह अपने ही वह खुद ही एक शिक्षित वह कह सकते हैं विद्वान शासक होते हैं। विद्वान शासक होने के साथ-साथ जो संस्कृत के कई ग्रंथ हैं, वह उसको समझने के लिए या उन ग्रंथों में क्या लिखा गया है, इन सबको जानने के लिए वह अपने शासनकाल में जो संस्कृत के कई ग्रंथ होते हैं, उनका फ़ारसी में अनुवाद करता है। इसी के साथ वह फ़ारसी का अच्छा खासा जानकार था। किस भाषा का जानकार था? फ़ारसी भाषा का अच्छा खासा जानकार होते हैं। फ़ारसी भाषा का जानकार, ये था। क्या थे? फ़ारसी भाषा के जानकार थे। इन्होंने अपने कह सकते हैं जो इनके बचपन का अगर इनके बचपन की बात की जाए तो अगर सिकंदर शाह के बचपन का नाम ये कह सकते हैं कि उपनाम की बात की जाए, यहाँ देखिए उपनाम लिखे गए हैं। उपनाम उपनाम क्या था? उपनाम क्या था? गुलरुखी क्या था? गुलरुखी, ये इनके उपनाम था। इसी नाम से देखा जाए तो ये अपने शासनकाल में या इन्होंने अपने जीवन में जो कविताएँ लिखते हैं, इन कविताओं का संग्रह किसमें होता है? इनके द्वारा लिखे गए कविताओं का संग्रह। इनके द्वारा लिखे गए कविताओं का संग्रह। जो सिकंदर शाह लोधी होते हैं, सिकंदर शाह लोधी के शासनकाल में जितने उन्होंने कविताओं का लेखन करते हैं या जितनी कविताएँ उन्होंने लिखते हैं, उनका संकलन किसमें किया जाता है? जो उनके बचपन का नाम होता है गुलरुखी, इसी के नाम से उन्हें कविताएँ लिखते हैं। किस नाम से? गुलरुखी के नाम से कविताएँ लिखते हैं। इसी के साथ-साथ इन्हें अपने शासनकाल में जो आयुर्वेदिक ग्रंथ होता है, आयुर्वेदिक ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद करा इन्होंने अपने शासनकाल में क्या करते हैं? जो आयुर्वेदिक ग्रंथ होता है, आयुर्वेदिक ग्रंथों का आयुर्वेदिक ग्रंथों का आयुर्वेदिक ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद करवाते हैं। किस भाषा में? फ़ारसी में अनुवाद कराते हैं। फ़ारसी में अनुवाद कराते हैं। आखिर जब इन्होंने आयुर्वेदिक जो ग्रंथ होता है उसका फ़ारसी में अनुवाद कराते हैं तो वह किस नाम से विख्यात होता है या किस नाम से उसको जाना जाता है? उसे फ़रहंग-ए सिकंदरी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फ़रहंग-ए सिकंदरी। सिकंदरी नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। जो सिकंदर शाह लोधी होते हैं, कह सकते हैं सिकंदर शाह लोधी होते हैं, इन्होंने अपने शासनकाल में जो आयुर्वेदिक ग्रंथ होता है, आयुर्वेदिक ग्रंथ जो देखा जाए तो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। आपने अगर प्राचीन काल इतिहास पढ़ा होगा, उसमें जो चारों वेद होते हैं, चारों वेद के उपवेद होते हैं, उस उपवेद में जो आयुर्वेद होता है, किस वेद का उपवेद होता है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, उन्होंने जो आयुर्वेद का फ़ारसी में अनुवाद कराते हैं, ये कह सकते हैं फ़ारसी में अनुवाद होता है, उसके पश्चात उसे किस नाम से जाना जाता है? आप इसको कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक ग्रंथ का फ़ारसी में अनुवाद फ़रहंग-ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फ़रहर-ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है, जो आयुर्वेदिक ग्रंथ होता है उसका फ़ारसी में अनुवाद। इसी के साथ-साथ उन्होंने अपने शासनकाल जो सिकंदर शाह लोधी होते हैं, सिकंदर शाह लोधी को अपने कह सकते हैं उन्हें गायन विद्या में काफ़ी रुचि होती है, कह सकते हैं काफ़ी वह रुचिकर होते हैं। सिकंदर शाह लोधी अपने शासनकाल में या इनको गायन विद्या में रुचि होती थी। किसमें? गायन विद्या में कह सकते हैं। इन्हें संगीत प्रेम भी था, कह सकते हैं इन्हें अपने शासनकाल में संगीत प्रेम होने की वजह से इनको अपने शासनकाल में कह सकते हैं सिकंदर शाह लोधी थे, इनको गायन विद्या का कह सकते हैं रुचि था, इन्हें संगीत प्रेम था। इसी के साथ-साथ ये शहनाई 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 सुनने के शौकीन होते थे। सुनने के शौकीन। इन्हें कौन पसंद होता था? कह सकते हैं जो शहनाई जो होती थी, शहनाई सुनने के ये बड़े शौकीन होते थे। इसी के साथ-साथ ये गायन विद्या कह सकते हैं, संगीत प्रेम इनके अंदर निहित था, या कह सकते हैं ये संगीत में काफ़ी रुचि लेते थे। काफ़ी रुचि लेने के पश्चात इसके बाद इन्होंने जो संस्कृत कह सकते हैं, जो गायन विद्या होती थी, इन्होंने गायन विद्या की रचना करते हैं। कौन से होते हैं गायन विद्या के हैं? गायन विद्या या गायन विद्या कह सकते हैं इसी को। गायन विद्या को क्या कहा जाए? ल लज्जत लज्जत-ए सिकंदर शाही लज्जत-ए-सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। वह किससे संबंधित होता है? वह लज्जत-ए-सिकंदर शाही ग्रंथ जो होता है गायन से संबंधित होता है, कह सकते हैं संगीत से संबंधित होता है। ये जो होते हैं सिकंदर शाह लोधी के शासनकाल में होता है। गायन विद्या का कह सकते हैं या गायन कला का प्रकाशन जो होता है किस नाम से होता है? लज्जत-ए-सिकंदर शाही नाम से इसका कह सकते हैं प्रकाशन होता है। किसके शासनकाल में? सिकंदर शाह लोधी के शासनकाल में। इसी के साथ-साथ ये संगीत प्रेमी होते हैं और इन्हें शहनाई सुनने का काफ़ी शौक होता था।
ये था आज के लिए, बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।